नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पे। जैसा कि यूपी स्पेशल से संबंधित एक क्लास आपकी इससे पहले हो चुकी है। दूसरी क्लास है ये MCQ के फॉर्म में, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम इस सेट में करवाएंगे। इस बार 20 प्रश्नों की ये सीरीज़ है। आपके आने वाली परीक्षाएं जो भी हैं UPSSC के माध्यम से या अन्य जिसमें यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ये प्रमुख या आपके लिए एक प्रकार से मदद करेंगी। तो हम लोग अपना समय ना ख़राब करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज जो टॉपिक होगा वो यूपी स्पेशल में मुख्यतः उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित है टॉपिक, और उन्हीं पर 20 प्रश्न को हम लेकर आए हैं और देखते हैं, है ना। जैसे पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण काल, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाण सभ्यता के साक्ष्य निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इतिहास, जैसे हमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर पता है तो जैसे इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, और पाषाण काल के जस्ट बाद सभ्यता का उदय होता है। तो दूसरी जो सभ्यता यहाँ पर उदित होती है पाषाण काल के बाद में, उसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम लोग इसी में पढ़ते हैं इतिहास में वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के बाद में जो अगला है उसमें क्या होता है कि छठी शताब्दी आती है। छठी शताब्दी, और छठी शताब्दी में होता क्या है, महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपदों का उदय होता है। और जब महाजनपद उदित होते हैं तो उनकी संख्या जो होती है वो होती है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद होते हैं। तो कभी कभी सीधा सीधा यहीं से सवाल पूछ लेता है कि जो 16 महाजनपद उदित हुए थे, इन 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद, 8 महाजनपद कहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश में थे। अब जब इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे एक क्रम से तो फिर पता चलेगा। पाषाण काल से संबंधित जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं, पाषाण काल को हमने अपनी अध्ययन सुविधा के अनुसार पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया है। तो पाषाण काल का जो पूरा इतिहास है वो पूरे भारत से संबंधित है। हमें बस मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वाले देख लेने हैं। फिर पाषाण काल के बाद जब हड़प्पा सभ्यता आती है तो यहीं पर तांबे की खोज होती है। इसी के बाद तो मानव द्वारा पहली बार जो उपयोग की गई धातु थी वो भी क्या थी, तांबा था। तो तांबे के कारण ही इसे ताम्रपाषाणिक सभ्यता इसके मध्य को कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसमें तांबा प्लस टिन को मिलाकर क्या बनाया गया था, कांसा। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और तांबे की जो सभ्यता थी, तो उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है ऐसे कौन से स्थल हैं जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य के लिए पुरास्थल के रूप में प्राप्त हुए। तो देखो जैसे मेरठ है या सहारनपुर, कोल्डिहिवा बोल सकते हैं प्रयागराज, फिर सोनभद्र, चंदौली, एटा और श्रावस्ती, ये प्रमुख क्षेत्र आते हैं। तो ताम्रपाषाण सभ्यता के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र था वो तो मेरठ और सहारनपुर में, जहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं। तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के कारण उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र प्रमुख है। फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काल में, तो कोल्डिहिवा जो क्षेत्र है, तो हमारा आंसर तो यहाँ से मिल गया कि हमारा आंसर क्या है, ए। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन पर देखें तो कोल्डिहिवा क्षेत्र है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं, कोल्डिहिवा। और एक लहुरादेव भी आता है, संत कबीर नगर का जो क्षेत्र है, वहाँ से भी चावल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। सोनभद्र से कुछ
सामान तो मिलता है लेकिन प्रमुख यहाँ से नहीं याद रखना, तो हमें बस इतना याद रखना है कि ताम्र पाषाण जो संस्कृत थी उसमें मेरठ और सहारनपुर का क्षेत्र प्रमुख है। तो ये इसका आंसर हुआ। अब पाषाण काल के अंतर्गत अगर देखें थोड़ा सा हम लोग, तो पाषाण काल के अंतर्गत आपको यूपी में 2-3 स्थान याद रखना है। जैसे एक प्रतापगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र, प्रतापगढ़ के क्षेत्र, जैसे सरायनाहर, सरायनाहर, महादाहा, सरायनाहर, महादाहा और दमदमा। ये ऐसे क्षेत्र हैं पाषाण काल के जहाँ से मुख्य रूप से मानव के कंकाल या वहाँ से अस्थि निर्मित और या फिर समाधान यानी हम बोल सकते हैं प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रमुख क्षेत्र यहाँ से याद रखते हैं प्रतापगढ़ के, जहाँ से उसके साथ साथ इलाहाबाद में भी कुछ क्षेत्र मिले हैं पाषाण काल के। जैसे इलाहाबाद जो वर्तमान में आज का क्या है प्रयागराज, इलाहाबाद से देखेंगे जैसे बेलन नदी घाटी है, मुख्य रूप से बेलन नदी घाटी, यहाँ से भी मानव जीवन के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। तो वैसे पाषाण काल में देखेंगे तो मुख्यतः सरायनाहर, महादाहा और दमदमा जो क्षेत्र है और साथ में बेलन नदी घाटी का जो क्षेत्र है प्रयागराज में, यहाँ से पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। फिर ताम्र पाषाण अगर बोलेंगे तो मेरठ हो गया और सहारनपुर के क्षेत्र से मिलते हैं। हड़प्पा के लिए उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख क्षेत्र है। हड़प्पा जब विस्तृत हुआ था तो हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल जिसे हम आलमगीरपुर बोलते हैं, जो मेरठ जिले में है और हिंडन नदी के किनारे पर है, तो वहाँ से हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिलते हैं। और इसके साथ साथ अन्य भी जो अभी वर्तमान में हाल ही में खुदाई हुई है वहाँ से भी कई साक्ष्य मिले हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का मांडी है, सनौली क्षेत्र है बागपत का, ये उसके साथ साथ इसी में देखेंगे तो आलमगीरपुर है। तो ये हड़प्पा के साक्ष्य है। वैदिक सभ्यता में मध्य उत्तर भारत को हम बोल सकते हैं या उत्तर प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। तो मध्य देश पूछेगा किसमें कहा जाता था, तो वैदिक सभ्यता में। छठी जब शताब्दी आई तो महाजनपदों का उदय हुआ। उसी महाजनपद में से जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से 8 महाजनपद कहाँ पर थे, यूपी में। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि 8 महाजनपद जो थे उन 8 महाजनपद के नाम क्या थे। तो आपको याद रखना है कि जो 16 महाजनपद में से जो 8 महाजनपद थे उनमें यूपी में जो 8 थे उनके नाम क्या हैं और कौन सा नहीं है। तो जैसे 16 में पहला देखें, जैसे कुरु है पहला, दूसरा कौशल है, तीसरा कौशाम्बी नहीं, कुरु, कौशल, वत्स, पांचाल, 4 हो गए। 5वां जैसे मथुरा या इसी को बोलते थे सूरसेन, सूरसेन था। छठा अगर देखेंगे तो छठा आपका कंबोज, कंबोज करके था। फिर 7वां अगर देखेंगे तो 7वां हम बोल सकते हैं कुशीनगर, कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र। और जो 8वां एक जनपद था, यानी हम बोल सकते हैं कुरु था, कौशल था, वत्स था, पांचाल था, सूरसेन था, कंबोज था, कुशीनगर, यानी कुशीनगर के आसपास के जो क्षेत्र थे उसके साथ 8वां महाजनपद के रूप में, यानी हम बोल सकते हैं कि फर्रुखाबाद और दिल्ली का जो क्षेत्र हस्तिनापुर के आसपास ये आते थे। तो ऐसे करके ये 8 महाजनपद हुआ करते थे। तो आपको याद रखना है इसी में। आपको अलग क्या करेगा, कहेगा मगध किस में था, तो मगध बिहार का प्रमुख क्षेत्र था। तो मगध को बस हटाना है कि मगध कहाँ पर था, बिहार में। यही एक अलग होता है। उसके साथ साथ 8 इधर हैं तो 8 अलग होंगे, तो बिहार तो मुख्य है, फिर बाद में महाजनपदों का उदय होता है। तो वैसे करके पूरा महाजनपद काल यहाँ से बनता है। तो अगर आपसे यहाँ से आंसर अगर पूछेगा कि इसका आंसर क्या हुआ, कि ताम्र पाषाणी जो संस्कृत थी उसके लिए तो मेरठ और सहारनपुर था। तो ये प्रमुख थे आपके। अगला जैसे प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले के किस स्थल पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जैसे महादाहा देखेंगे तो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ क्षेत्र होगा महादाहा। फिर महागढ़ा ये तो अलग ही है, लहुरादेव और कोल्डीहवा, कोल्डीहवा से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं।
चावल के साक्ष्य मिले, और लहुरा देव से भी लगभग कृषि के साक्ष्य देखे जाते हैं, जिसमें चावल ही है। कृषि के साक्ष्य यहाँ से भी देखे जाते हैं। तो संत कबीर नगर से कौन सा है? लहुरा देव। और कोल्डीवा कहाँ पर है? प्रयागराज में। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि मुख्यतः तो संत कबीर नगर से जो प्रमुख प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं वो कहाँ पर है? लहुरा देव। वर्तमान में ये क्या है? संत कबीर नगर है। तो ये प्रमुख है। आंसर क्या हुआ इसका? डी हो गया। अगला जैसे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति अर्थात पतनोन्मुख हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य हिंडन नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में संबंधित है? तो यही बताना है कि आलमगीर किस जिले में है। तो यानी हम हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता, तो जो हड़प्पा सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता थी। पहली इसकी विशेषता थी कि ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। दूसरी मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी। और जो प्रमुख वो था, प्रमुख यहाँ के जो कार्य क्षेत्र था वो व्यापार था, व्यापार के साथ साथ कृषि भी थी। तो ये प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख लक्षण हैं। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या था? तो उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक। तो उत्तर में तो जम्मू कश्मीर में था, तो मुख्यतः हम बोल सकते हैं कि उत्तर में मांडा था, और दक्षिण में दायमाबाद, और इधर बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, और पूर्वी सबसे क्षेत्र था आलमगीरपुर का क्षेत्र। पूछेगा आलमगीरपुर जो है वो किस जिले में है वर्तमान में? तो हम कहेंगे मेरठ में है। किस नदी के तट पर है? तो हम कहेंगे हिंडन नदी के तट पर है। और हिंडन जो नदी है वो यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से कुछ, हमें यूपी स्पेशल का देखना है तो यूपी स्पेशल के हिसाब से हम देखेंगे। तो आलमगीरपुर किस जिले में है? तो हम कहेंगे मेरठ जिले में है। तो मेरठ जिले में है तो किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हम कहेंगे यमुना की सहायक नदी है। तो ऐसे करके हम यहाँ से कई फैक्टों को देखेंगे। तो ये प्रमुख हुआ, तो आंसर इसका क्या हुआ? बी। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग याद रखते हैं। यहाँ से कुछ बर्तन और कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो ये प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता था? तो प्रतिष्ठानपुर क्या प्रतापगढ़ को बोलते थे? तो ऐसा तो नहीं था। अयोध्या को साकेत या कौशल कहते थे, ये याद रखना है। वाराणसी को काशी बोलते थे, ये था। यानी प्रयागराज को ही क्या बोलते थे? प्रतिष्ठानपुर। तो आंसर क्या हुआ? सी। ऐसे ही बहुत सारे नगर हैं, जैसे कन्नौज को क्या बोलते थे? जौनपुर। ऐसे करके आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, जैसे उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता था? तो कौशल अभी हम बता के आए, तो कौन था? अयोध्या। अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था? कौशल। तो वैसे हम कह सकते हैं 8 महाजनपदों में से ये प्रमुख था कौशल। तो उस समय हम बोल सकते हैं साकेत या कौशल वहाँ के प्रमुख, और आज के समय में तो ये रामनगरी के नाम से जाना जा रहा है ना। और अयोध्या का जो पुराना नाम था, पुराना नाम इसका क्या था? तो पुराना नाम हम कहेंगे इसका नाम था फैजाबाद। बाद में इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अयोध्या। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं, आप ऐसे याद रखेंगे। और अभी यानी हम कहेंगे राम मंदिर निर्माण यहीं पर हुआ था। राम मंदिर निर्माण आप लोगों को बताना है इसी सवाल में कि प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? प्राण प्रतिष्ठा किस डेट को हुई थी? तो ये सवाल कुछ आपसे पूछ सकता है, ऐसे करंट का सवाल है ये। तो अगला प्रश्न देखें।
अगला है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बौद्ध एवं जैन धर्म का केंद्र था? तो ऐसा कौन सा है जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों के प्रमुख केंद्र थे? तो चित्रकूट से तो भगवान राम का संबंध है, तो बौद्ध और जैन का तो विशेष महत्व ही नहीं। प्रयागराज धार्मिक नगरी है, प्रयागराज है ना, बोल सकते हैं, प्रमुख क्षेत्र हो गया। कौशाम्बी यह प्रमुख क्षेत्र था जहाँ पर क्या था, हम कहेंगे यहाँ पर बौद्ध प्लस जैन, इन दोनों से संबंधित प्रमुख केंद्र अवस्थित हैं। तो ये एक प्रमुख है, आंसर क्या हुआ? सी। बौद्ध धर्म अगर देखेंगे तो इसका जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी थे। और जैन धर्म में अगर देखेंगे प्रमुख संस्थापक, तो वैसे तो सबसे पहले जो होते हैं आदिनाथ, या बोल सकते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है, लेकिन कहेगा वास्तविक तो महावीर को कहा जाता है, महावीर स्वामी को। फिर पूछेगा जैन तीर्थंकर की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे जैन तीर्थंकर कुल मिला के 24 हैं, और 24 में से अयोध्या में जिनका जन्म हुआ और जिनका वाराणसी में जन्म हुआ उनको आपको अलग से याद कर लेना है कि कितने जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, तो और कितने तीर्थंकर हैं जिनका जन्म वाराणसी में हुआ है। या आंसर में आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे कि कितने अयोध्या में हैं और कितने वाराणसी में हैं। फिर अगला देखेंगे, जैसे वाराणसी से संबंधित आप अभी बताएं कि आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं। फिर बौद्ध जन्म और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उत्तर प्रदेश से क्या क्या था? तो जैसे देखेंगे कि बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो तो बोध गया में हुई थी, और बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। लेकिन जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो कहाँ पर दिया? सारनाथ में। और सारनाथ में अगर दिया था, सारनाथ कहाँ पर है? तो हम कहेंगे प्रयागराज में। तो यहाँ से कुछ पूछ लिया जाता है, पहला उपदेश दिया या पहला ज्ञान दिया था सारनाथ में, प्रयागराज में है। इसी घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये प्रमुख आप यहाँ से याद रखेंगे, ये प्रमुख चीज़ें। तो आंसर तो सी है, तो ये प्रमुख है। अगला प्रश्न कह रहा है कौशाम्बी स्तंभ लेख को निम्न में से किसके द्वारा प्रयागराज के किले में स्थापित किया गया था? यानी जो कौशाम्बी स्तंभ लेख था वो मुख्यतः किसके द्वारा प्रयागराज का जो किला है उसमें स्थापित किया गया था? तो हम कहेंगे अकबर के द्वारा। जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है उसको प्रयागराज में स्थापित किया गया था, अब आपसे पूछेगा प्रयागराज का जो किला है या इसी को इलाहाबाद का किला भी बोलते हैं, इलाहाबाद का किला, इसका निर्माण भी किसने किया था? अकबर ने ही इसका निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ से प्रमुख चीज़ें हैं प्रयागराज के बारे में। एक यहीं से सवाल बनता है, याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? आपसे यहीं से पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है। तो यहीं पे हम बता देते हैं थोड़ा सा कि प्रयाग प्रशस्ति है क्या। जैसे प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, प्रयाग प्रशस्ति को लिखवाया किसने था और किसके शासनकाल में किसने लिखा था? किसके शासनकाल में लिखी गई? ये दोनों सवाल बनते हैं। तो उस समय शासनकाल किसका था प्रयाग प्रशस्ति के समय? तो हम कहेंगे समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हरिसेन।
हरिसेन, जिनके द्वारा क्या किया गया था, प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई गई थी। तो मुख्यतः यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि प्रयागराज से ही ये भी संबंधित है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर क्या हुआ, अकबर, है ना। तो याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या हुआ, अकबर। अगला देखते हैं, 8 नंबर सवाल है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल महाभारत के लक्षणाग्रह घटना से संबंधित है। यूपी SSC ऐसे ही प्रश्नों को उठाती है जिनका कोई छोर ही नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लक्षणाग्रह, पूरा इतिहास जब यूपी स्पेशल का पढ़ोगे तो वो भी महाभारत काल की घटना है, उसमें ये घटना घटित हुई थी। तो जो इस घटना का जो संबंध है वो कहाँ से है, वर्णावत से है, वर्णावत से है। वर्णावत आज के समय में ये कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे ये बागपत के पास में है, बागपत के समीप इसका क्षेत्र आता है, याद रखना है। बागपत के समीप इसका क्षेत्र आता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें बागपत, तो यहाँ हुआ क्या था महाभारत काल में, महाभारत काल में यहाँ पर हुआ क्या था कि जो पांडव थे, जो पांडव थे उनको अग्नि में जलाया जा रहा था, यहीं पर जलाया जा रहा था। यानी यह घटना इसी से संबंधित है। यानी लक्षाग्रह था क्या, यानी पांडवों को अग्नि में जलाया जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, श्री कृष्ण आके उन्हें बचा लेते हैं, जिस कारण यह घटना लक्षाग्रह के रूप में जानी गई। और वर्तमान में इसका स्थल कहाँ पर है, बागपत में, और यही क्या कहलाया गया, वर्णावत। तो मुख्य रूप से इसमें याद रखते हैं हम लोग, ये किसका है, ए, ऑप्शन इसका क्या हुआ, ए, ये आप याद रखेंगे इसमें। अगला जैसे सवाल है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र पांचाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो पांचाल के रूप में किसे जाने जाता है, जान सकते हैं, तो प्रयागराज, दिल्ली, हरियाणा, ये तो हस्तिनापुर का क्षेत्र था, हस्तिनापुर का क्षेत्र बोलते थे। और एक चीज यहाँ से और याद रखेंगे, पूछता है हस्तिनापुर से किस प्रकार के मृतभांड मिले थे, तो गैरिक मृतभांड मिले थे। कैसे मृतभांड मिले, गैरिक मृतभांड। गैरिक मृतभांड की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, हस्तिनापुर से, और ये दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र लगता था। प्रयागराज और चित्रकूट का जो क्षेत्र था ये तो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था, वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो इसका तो संबंध पांचाल से नहीं होगा। फिर बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र था, यानी बदायूं और बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र था वो किससे संबंधित था, हम कहेंगे कि पांचाल महाजनपद से। किससे संबंधित था, पांचाल महाजनपद से। यानी बरेली व बदायूं का क्षेत्र किससे संबंधित था, पांचाल से। ये याद रखना है कि पांचाल महाजनपद से। आगरा और मथुरा का जो क्षेत्र था वो सूरसेन महाजनपद से था। सूरसेन महाजनपद से, यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं, जो 8 महाजनपद हैं, उनका प्रमुख वर्तमान में कौन कौन सा जिला उसमें शामिल है आपको तैयार करके रखना है। तो पांचाल के क्षेत्र में हम कह सकते हैं बरेली और बदायूं के क्षेत्र था, यानी ऑप्शन क्या हुआ, सी, ये प्रमुख है। अगला प्रश्न देखें, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की किस शहर को मुगल काल में सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो सिराज हिंद किसे कहा जाता था, वो भी मुगल काल में। तो हम कहेंगे कि लखनऊ। तो लखनऊ तो काफ़ी बाद में आके विकसित हुआ, लगभग 1878 के आसपास में, लेकिन उससे भी पहले अगर देखेंगे ये अवध, यानी हम बोल सकते हैं अंग्रेजों के समय में संयुक्त प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो ये तो प्रमुख क्षेत्र वहाँ से तो है नहीं। अगला देखेंगे अयोध्या। अयोध्या तो बहुत पुरानी नगरी है, पुरानी नगरी, लेकिन मुगल काल में इसे सिराज ए हिंद नहीं कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं पुरानी नगरी है और भगवान राम से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है।
ऐसे याद रखते हैं। फिर आगरा अगर देखें, सॉरी जौनपुर देखेंगे तो जौनपुर को ही क्या कहा जाता था? सिराज-ए-हिंद। तो हम याद रखेंगे ऐसे कि इसको क्या बोलते थे? सिराज-ए-हिंद। इसी को कहा जाता था सिराज-ए-हिंद। आप ऐसे याद रखेंगे। आगरा का विकास ही, यानी हम अगर देखें सीधा सीधा तो आगरा शहर की स्थापना, थोड़ा सा यही देख लेते हैं सारी स्थापना की, तो इतना तो याद ही रखेंगे। इधर जला हटा देते हैं। जैसे जौनपुर को ही पहले देखते हैं कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो हम कहेंगे जौनपुर की स्थापना अगर देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? किसकी याद में की थी? किसकी याद में की? तो हम कहेंगे इन्हीं का एक चचेरा भाई था जौना खां। जौना खां, इसी का जो सही से नाम अगर देखेंगे तो इसी को बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कहा जाता था कि तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यही था और सबसे बढ़िया काम भी इसी ने किए। इसी के समय इससे एक तरह से जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके जो राज्य में रहने वाली जो जनता है वही कहती है कि हमें राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। तो ऐसे इसके बारे में, यानी ये पढ़ा लिखा तो था लेकिन इसके द्वारा जो भी कार्य या योजनाएं चलाई जाती थी वो सब की सब असफल हो जाती थी, जिस कारण इसे एक तरह से भाग्यहीन शासक भी बोल सकते हैं, कहा जा सकता था। इसने राजधानी परिवर्तन किया तो असफल रहा, तांबे की जीतल मुद्रा का चलन किया वो भी असफल हो गई, कराचील अभियान भी किया तब भी असफल रहा। तो वैसे करके हम लोग इतिहास में ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। अब आते हैं आगरा पर। तो आगरा की स्थापना, आगरा की स्थापना 1504 में, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। यानी हम कहते हैं 1504 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने की। लेकिन आगरा का जो मान है, आगरा का जो एक तरह से इसका जो वैभव निकल कर आता है वो आता है मुगल काल में। मुगल काल में तो इसकी जो एक तरह से इसका सही से जो विकास हुआ वो मुगल काल में हुआ। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से याद रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। तो आप ऐसे याद रखनी कि जौनपुर सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता था। अगला है उत्तर प्रदेश में वर्ष 1926 में किस महत्वपूर्ण युद्ध के बाद मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया था? तो यानी हम कह सकते हैं जब स्थापना हुई तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत में विभिन्न वंश आते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत में पहले गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है और फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश के जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है। तो हम कहेंगे कि मुगल में जो मुख्यतः अंतिम लोधी शासक जो थे, लोधी शासक अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था। बाबर ने पराजित किया। अब पराजित किया तो कोई ना कोई युद्ध तो लड़ा ही होगा। तो वो युद्ध पूछेगा कि युद्ध कौन सा था? तो हम कहेंगे वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। और वो हुआ कब था? 1526 में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो यही पूछ रहा है कि किस युद्ध में के बाद मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया था
मुख्य रूप से। तो पानीपत का युद्ध तो ऐसे याद रखेंगे, अगर डेट से पूछता है तो 1526 होता है, लेकिन अगर डेट नहीं देता है यहीं पर, आपको यहीं से याद रखना है। तो एक युद्ध इसी के बाद हुआ था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ये किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य। तो ये मुख्यतः जो युद्ध खानवा है, ये बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा जो है वो आगरा के पास में है, आगरा के पास में ही है खानवा। इसलिए इसमें जो प्रमुख रूप से हम देखेंगे तो खानवा के युद्ध में, तो 1526 में जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में मुगल सत्ता स्थापित हुई तो वो युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध। जस्ट उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। तो आपसे पूछ लेगा कि बाबर ने किसमें जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। साथ में क्या किया? अपने जो सैनिकों के ऊपर तमगा कर था, तमगा कर, उसे समाप्त कर दिया था। शराब पर पाबंदी लगा दी थी, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसने खुद कहा था कि अगर यह युद्ध जीत जाता है, या युद्ध जब शुरू होने वाला था तब इसने खुद कहा था कि मैं शराब को छोड़ दूंगा। तो ये सारे इसमें से प्रमुख प्रमुख फैक्ट थे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा इसे ऐसे ही। इसका आंसर कौन सा हुआ? डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान को 1857 के विद्रोह में क्रांति की शुरुआत का केंद्र माना जाता था? तो 1857 की जो क्रांति थी वो मुख्यतः विभिन्न जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा चलाई गई नीतियों का परिणाम थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जैसे हड़प नीति चलाई गई, वेलीजली की सहायक संधि चलाई गई, यही प्रमुख क्षेत्र थे। अब इसमें से जो क्रांतिकारी की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो हम कहेंगे लखनऊ से। तो लखनऊ से तो नहीं हुई थी, प्रयागराज भी नहीं था, कानपुर यानी मेरठ से हुई थी। तो जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। और जो शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ये प्रमुख क्षेत्र थे, आप याद रखेंगे ऐसे ही कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई थी। पूछेगा इसका कारण क्या था? तो वैसे कारण देखेंगे तो बहुत सारे कारण आते हैं, जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, बहुत सारे इसमें हैं। लेकिन हमें सिर्फ चर्चा करनी है तात्कालिक कारण पे कि तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण में देखेंगे तो चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस, जो नई बंदूक आई थी उस समय, ब्रेन यानी न्यू इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस लगती थी उसमें सुअर और गाय की चर्बी मिलाई जाती थी, जिस कारण जो भारतीय सैनिक थे उनमें मुख्यतः यह असंतोष फैल गया कि ये लोग हमारे धर्म को विकसित करना चाहते हैं। और इस कारण जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने अपना मेरठ से अपना स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दी। पूछेगा उसमें कौन सी बैरक या शामिल थी? तो हम कहेंगे 34वीं इन्फिनेटिव बैरक उसमें प्रमुख रूप से शामिल थी। तो 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये प्रमुख आपका था। तो आंसर क्या हुआ? डी। बाद में ये अन्य क्षेत्रों में फैली। तो इलाहाबाद, जैसे प्रयागराज में देखेंगे तो प्रयागराज में इस क्रांति का जो योगदान कौन दिया था? तो बेगम हजरत महल थी, हजरत महल थी, है ना। इलाहाबाद में लियाकत अली खां थे, प्रयागराज में लियाकत अली खां। कानपुर में देखेंगे तो नाना साहब थे। ऐसे ही तुमसे पूछेगा कि झांसी में कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके साथ साथ अगर पूछे तुमसे गोरखपुर में कौन था? बाबा का क्षेत्र है, जरूर याद रखना। गोरखपुर में कौन है? गजाधर सिंह थे। और फैजाबाद में अगर कहेगा मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला। यहीं से एक सवाल पूछेगा, कैसा कौन सा क्रांतिकारी नेता था जिस पर 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने घोषित किया था? मौलवी अहमदुल्ला थे। इन्होंने ही जामा मस्जिद से फतवा जारी करवा दिया था। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। ये प्रमुख है। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था पूछ लेगा
कि इसका प्रतीक क्या था। तो प्रतीक में हम याद रखेंगे कमल और रोटी था, यानी कमल का फूल और रोटी, ये प्रमुख चिन्ह थे इसके। जो जो अपना क्रांति में भाग लेता था वो इसमें अपना आके शामिल होता था। तो ये प्रमुख इसमें से थे। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी जौनपुर की स्थापना तो मुख्यतः अगर देखेंगे तो काफ़ी बाद में मलिक सरवर के द्वारा हुई थी, लेकिन पूछेगा अंतिम शासक कौन है, तो जौनपुर को क्या कहा जाता था, अभी हम लोग पढ़ के आए कि सिराज ए हिंद कहा जाता था। सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को। इसका जो संस्थापक था, संस्थापक या स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो मलिक सरवर ने। जब कोई एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, वो चाहे आप प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक देखेंगे, किसी भी साम्राज्य का एक बड़ा क्षेत्र अगर टूटता है तो उसी के द्वारा जो सूबेदार नियुक्त किए जाते हैं वो अपना ही क्षेत्र स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इस तरह वो एक अलग स्वतंत्र राज्य की तरह काम करता है। तो इस तरह जौनपुर को देखेंगे तो जौनपुर की स्थापना या स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। तो मलिक सरवर प्रमुख है। फिर पूछेगा इसमें से जो प्रमुख शासक आया था उसका क्या नाम था, तो इसमें जो प्रमुख शासक था वो इब्राहिम सरकी था। इब्राहिम सरकी। इसी के समय सरकी शैली का विकास हुआ था। सरकी शैली का विकास हुआ और इसी के समय जौनपुर में स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला का विकास हुआ। जामा मस्जिद और अटाला मस्जिद का निर्माण इसी के समय यहाँ पर हुआ था। इसीलिए और यहाँ पर प्रमुख इसी के समय यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बन गया। शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी ये सबसे आगे हो गया। अर्थव्यवस्था इसकी बढ़िया थी। ये सारे गुण के कारण ही इसे क्या कहा गया, सिराज कहा गया। कि ये क्या है, मुख्यतः जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा गया। फिर पूछेगा इसी का अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक कौन था, तो हम कहेंगे अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था, तो मुख्यतः उनका नाम था हुसैन शाह। हुसैन शाह। हुसैन शाह को हम कहेंगे कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। आंसर क्या हुआ, बी। ये प्रमुख इससे कुछ जानकारियां थी, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे कह रहा है मुख्य रूप से कि मुगल काल में उत्तर प्रदेश के किस शहर को मुगल बागों का शहर कहा जाता था। यानी ऐसा कौन सा शहर था जो मुगल काल में मुगल बागों के शहर के नाम से प्रसिद्ध था। तो लखनऊ तो मुगल काल में क्या नवाबों के समय में फेमस हुआ। नवाबों के समय में फेमस हुआ। फतेहपुर सीकरी, इसकी स्थापना ही अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी और यहाँ पर बहुत सारे महल बनवाए। जैसे हम कहेंगे शीश महल यहीं पर है, शीश महल यहीं पर है, केजरीवाल वाला नहीं है। दूसरा अगला देखेंगे, जैसे यहीं पर जोधाबाई का महल है, जोधाबाई का महल है। यहीं पर अगर देखेंगे तो जैसे मुख्य रूप से पंचमहल जो बौद्ध संरचना जैसी है। आपसे कहेगा कि फतेहपुर सीकरी में बना वह इमारत जो बौद्ध के समान है या बौद्ध धर्म की मस्जिदों के समान है, तो पंचमहल है। हाँ, तो ये प्रमुख यहाँ के हैं। फतेहपुर। आगरा में देखेंगे तो आगरा का विकास ही मुख्यतः मुगलों के साथ ही होता है। लेकिन स्थापना की अगर बात की जाए कि आगरा की स्थापना कौन किया, तो अभी इससे पहले हम आपको बताएं कि 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोधी ने। लेकिन बाद में जब मुगल भारत पर आए तो आगरा को प्रमुख केंद्र बनाया, प्रमुख केंद्र बनाया किसे, आगरा को, और अपनी राजधानी भी लगभग बना के रखते हैं। तो ऐसे करके, और बाद में जब प्रमुख बाग शैली अगर देखेंगे तो बाबर ने ही यहाँ पर एक बाग लगाया था।
बाबर ने यहाँ एक बाग का निर्माण किया। और उस बाग का क्या नाम था? आराम बाग। और बाबर की जब मृत्यु हुई तो आराम बाग में ही उसे दफनाया गया था। आराम बाग में दफनाया गया था, सीधा सीधा लिख देते हैं, दफनाया गया आराम बाग में ही। बाद में पता चला अकबर ने, हम ऐसा कह सकते हैं कि बाबर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था बाबरनामा, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में खाना बोल सकते हैं, उन्होंने अकबर के कहने पर इसका अनुवाद किया और फारसी भाषा में जब इसका अनुवाद कर रहे थे तो उसी समय एक कथन आता है। कहते हैं कि अकबर ने जब उनसे पूछा कि हमारे बाबा की प्रमुख इच्छा क्या थी बाबर की, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा की, खाना ने कहा कि हमारे बाबा की इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में ले जाके दफनाया गया। बाद में पता चला अकबर को कि उनके बाबा को तो आराम बाग में दफनाया गया, आराम बाग से निकाल कर फिर उन्हें दोबारा पुनः काबुल में भी दफनाया गया। तो ऐसा करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो अकबर थे। तो यहाँ से याद रखेंगे। तो मुख्यतः मुगल काल में उत्तर प्रदेश के किस शहर को मुगल बागों के शहर के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? अकबर, यानी आगरा को। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। ये प्रमुख इसका आंसर हुआ। अगला है, वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से किसने भाग लिया था? तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई, हम पीछे पढ़ के आए कि कहाँ से इन्होंने भाग लिया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी गंगाधर राव की ये पत्नी थी और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण झांसी का विलय कर लिया गया था लगभग 1854 में इसका विलय कर लिया गया, जिसके विरोध में इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और फिर अगर पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम मनु था। और अगर देखेंगे तो इन्हें मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था। और इनका जो जन्म हुआ था, अगर पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो हुआ था बनारस में। जन्म इनका कहाँ पर है? बनारस में। तो ये प्रमुख इनके बारे में जानकारी है, आप याद रखेंगे। नाना साहब ने कहाँ से भाग लिया था? तो कहेंगे कानपुर में। ये पेशवा थे, इनकी पेंशन को अंग्रेजों ने रोक दिया था और बाद में इन्हें अलग से, तो ये अपने पेंशन और अपने जो साम्राज्य को बचाने के लिए 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो यही थे कानपुर से में। और इनके जो सहयोगी थे, उनका नाम था तात्या टोपे। ये महारानी लक्ष्मीबाई के भी सहयोगी थे और ये हम बोल सकते हैं नाना साहब के भी सहयोगी थे। एक बार सवाल पूछा है कि नाना साहब का नाम क्या था? नाना साहब का नाम यानी प्रमुख नाम क्या था? प्रमुख नाम कमेंट में बताना है आप लोगों को कि नाना साहब का एक तरह से इन्हें और किस नाम से जाना जाता था। और तात्या टोपे का भी एक नाम है। तो ये आपके लिए सवाल है। अगला है, कह रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1947 तक कुल कितने अधिवेशन हुए? यानी राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित पूछ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुख्यतः 1885 में एलन एक्टिवियम ह्यूम के द्वारा हुई थी। बाद में इसमें 1947 तक अधिवेशन होते रहे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने हुए, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में इसके 9 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन। तो ये आंसर हो गया इसका ए। अब पूछेगा कि इनमें से 9 अधिवेशन में से कितने कहाँ पर हुए, तो हम कहेंगे लखनऊ में कितने अधिवेशन हुए? 3। फिर कहेगा इलाहाबाद में कितने हुए? 3। इलाहाबाद का जो वर्तमान नाम है वो क्या बोलते हैं? प्रयागराज। तो 3 यहाँ पे हो गए। एक हुआ था बनारस में, एक हुआ कानपुर में और एक हुआ था मेरठ में। तो ये याद रखेंगे आप लोग। कानपुर वाला 1925 में हुआ था, मेरठ वाला 1946
और बनारस वाला 1905 में। ये याद रखना है सबको। 1905 में फिर पूछेगा इनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अगर इनकी अध्यक्षता की बात की जाए कि बनारस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी वो हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कानपुर के जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी वह सरोजनी नायडू के द्वारा हुई थी। जो यूपी की पहली महिला, यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी थी और देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। और इन्हीं के बारे में अगर एक जानकारी और देखें तो उस समय ये कांग्रेस की द्वितीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, यानी हम कह सकते हैं दूसरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो पहली कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन यहीं पर पूछेगा कि पहली महिला भारतीय कौन थी, तब सरोजनी नायडू ही आएगा आंसर। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 25 में। 1946 में जेबी कृपलानी थे, मुख्य रूप से इधर लिख देते हैं 1946 में जेबी कृपलानी, ये प्रमुख हैं आपसे। अब लखनऊ में जो अधिवेशन हुए उनको आपका तीनों के क्रम लिखने हैं, आप ऐसे ही इलाहाबाद वाले लिख लेना। लखनऊ का एक बस याद रखना 1916 वाला, ये प्रमुख है। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और यहीं पर अधिवेशन में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कुछ बातें हुई थी, यानी हम बोल सकते हैं इनके बीच में समझौता हुआ था। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल, इन दोनों का भी एक तरह से विलय कर दिया गया था, जो कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। तो ये यहाँ से प्रमुख आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, तो मुख्यतः यहाँ से ये प्रमुख अधिवेशन आपके पेपर में पूछे गए हैं, वो याद रखना। तो वर्तमान में अगर देखेंगे कि कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 तक कितने अधिवेशन हुए थे, तो हम कहेंगे 9 अधिवेशन हुए थे। 9 में से 3 लखनऊ में हुए थे, 3 इलाहाबाद में हुए थे, 1 बनारस में हुआ, 1 कानपुर में हुआ और 1 मेरठ में हुआ। ये प्रमुख तथ्य हैं इसके। अगला प्रश्न है जैसे निम्न में से किस शासक ने वर्ष 1765 ईस्वी में अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि करके उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त की। तो ये सवाल है 1765 में। तो उससे पहले जैसे हम देखेंगे तो एक युद्ध हुआ था 1764 में, और उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना थी, और दूसरी तरफ हम कहेंगे 3 लोग थे। एक अवध के नवाब थे, दूसरे अगर देखेंगे तो मुगल बादशाह था, और तीसरे मीर कासिम। तीसरा जो व्यक्ति था वो मीर कासिम, यानी बंगाल के नवाब। लेकिन इनसे बंगाल के नवाब वहाँ से अबदस्त कर दिया गया था, तो हटा दिया गया था। तो ये 3 लोग थे। अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे। मुगल बादशाह शाह आलम थे, और ये तो मीर कासिम तो थे ही। तो इस तरह एक युद्ध हुआ था जिसे यानी बक्सर का युद्ध कहा जाता था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों की क्या हुई? जीत हुई। और जब अंग्रेज इसमें जीते तो उन्होंने संधि की, और उसी संधि को कहा जाता है, हम कह सकते हैं कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। तो उसी में क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में 2 संधियां होती हैं।
एक तो संधि होती है मुगल बादशाह के साथ में, और जो दूसरी संधि होती है वो अवध के नवाब से होती है। तो यहाँ जो बात कर रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सूबेदारी प्रदान की थी, किसे प्रदान की थी, तो हम कहेंगे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को ये प्रमुखता मिली थी। और किससे लिया था, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। ये तीनों क्षेत्र मुख्यतः हम कहेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस समय काफ़ी आर्थिक क्षेत्र से मजबूत क्षेत्र थे, और यहीं पर काफ़ी मात्रा में लगान की वसूली होती थी। इस कारण हम मुगल बादशाह उस समय अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, तो उनको लगा कि अगर ये मुगल बादशाह को ये सारे दीवानी अधिकार मिल जाएंगे तो इस पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, इसलिए उन्होंने ये क्षेत्र ले लिए थे। तो याद रखना ऐसे ही कि किसे मिला था, तो शाह आलम द्वितीय को, ये प्रमुख है। तो आंसर क्या हुआ, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त काल में प्रयागराज का महत्व क्यों बढ़ा और इसे किस रूप में जाना गया। तो गुप्त काल में क्या व्यापारिक केंद्र बना, तो व्यापारिक केंद्र तो था, लेकिन उतना विशेष इसका उस क्षेत्र में महत्व नहीं बढ़ा। यानी क्या था, धार्मिक क्षेत्र था। यानी हम बोल सकते हैं कि धार्मिक तीर्थ के कारण प्रयागराज का उस समय गुप्त काल में प्रमुख योगदान बढ़ा। गुप्त काल को प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्राचीन काल का स्वर्ण काल, वो किस क्षेत्र में, स्थापत्य क्षेत्र में। और इसी काल के समय मंदिर निर्माण की, इसी काल में मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ था। और यूपी में भी 2 मंदिर मिले थे, एक कानपुर में और एक है ललितपुर में। कानपुर का कौन सा मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ललितपुर में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ये प्रमुख मंदिर हैं जो गुप्त काल में बने थे। तो अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या हुआ, बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1857 की विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान से नेतृत्व किया था। तो ये तो अभी पिछले सवाल में भी हम लोग चर्चा करके आ रहे हैं। तो बेगम हजरत महल कहाँ से थी, लखनऊ से। तो यहाँ से इनके बेटे भी थे, विरजिस कादिर कहा जाता है, विरजिस कादिर। मेरठ से कौन था, कदम सिंह। कदम सिंह मेरठ से थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब थे। ये प्रमुख। अगला लास्ट सवाल है आपका कि कन्नौज त्रिकोणी संघर्ष का कारण बना। कन्नौज जिसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता है, त्रिकोणीय संघर्ष का कारण बना, जिसमें 3 राज्य शामिल थे। यानी कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, तो हम कहेंगे त्रिकोणीय संघर्ष में एक तो पहले पाल वंश थे, पाल वंश। दूसरा प्रतिहार वंश था, और जो तीसरा वो राष्ट्रकूट वंश था। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 लोगों में संघर्ष चला था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट प्रमुख थे। बाद में इस पर प्रतिहारों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, और लगभग यह संघर्ष कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं चला, 200 साल तक चला। कुछ समय तक पालों ने इस पर अधिकार किया, फिर प्रतिहारों ने, और फिर राष्ट्रकूटों ने। लेकिन अंततोगत्वा यानी लास्ट में प्रतिहारों ने ही इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और उसके बाद पूरा क्षेत्र प्रतिहारों के ही अंतर्गत रहा। तो यहाँ से आंसर क्या हुआ, चालुक्य। ऐसे तो थे ही नहीं, मौर्य भी वंश इससे संबंधित नहीं है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश, यानी इसमें कौन सा, सी। तो ये प्रमुख इसमें हो गए। तो इस तरह ये आपके 20 प्रश्न थे।
जो आपके इतिहास से संबंधित पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में, और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो ऐसे बनाए गए थे जो आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, और इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपके कोई सुझाव या कोई आपकी बातें रखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।